समय की अपनी सीमाएं हैं। दरअसल लोग कहते हैं कि साहब हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं, हमारे पुरखे बहुत बढ़िया काम कर गए सत्ताओं को आईने दिखाने के। एक शायर का शेर है कि इसलिए नहीं चुनवाए तकदीर ने तिनके, हम हमारी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, हम कवि लोग बच नहीं सकते। हम ये क्यों करते हैं कि इसलिए नहीं चुनवाए तकदीर ने तिनके कि जब बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे। जिन आजादी के दीवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के इस देश को बचाया और बनाया, आज उनके सपने धूल दूषित न हो जाए, हम उसी दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। मैं कई बार आप लोगों के यहाँ आता जाता रहता हूँ, मिलता जुलता रहता हूँ। हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना और ऐसा कुछ है नहीं। मैं किसी कांग्रेस का या अदर पार्टी का कोई प्रवक्ता भी नहीं हूं, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक दल नहीं है, इस देश का डीएनए है। वाह! इस देश का स्वभाव है और जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और आपने ऐसा कोई पहली बार नहीं देखा। चोरी चोरा कांड से लेकर के 1947 तक महात्मा गांधी ने भी बड़े उतार चढ़ाव देखे। फिर मैं एक शायर का एक शेर कहना चाहता हूं कि होके मायूस न आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। ये सब आते जाते रहते हैं, सब चीजें चलती रहती हैं। हर चीज की एक पटकथा होती है, कि स्क्रिप्ट होती है, और रोज जब तक स्क्रिप्ट पूरी नहीं होगी तब तक चीजें बदलेंगी नहीं। मेरे व्यंग को समझना और मुझे दाद देना। अगर गब्बर सिंह शुरू में ही निपट जाता तो शोले 3.25 घंटे थोड़ी चलती। तो वो जिन्होंने जितने टाइम की स्क्रिप्ट लिखी है वो पूरा काम करेगी, और धैर्य के साथ में समाज का, देश का जो काम है वो हमको ईमानदारी से करते रहना चाहिए। गांधी नेहरू की विरासत आप सब लोगों के पास है। नेहरू में और मोदी जी में क्या अंतर है? नेहरू कहते थे काम ही पूजा है, मोदी जी कहते पूजा ही काम है। दरअसल मुझे क्या है कि मोदी विरोधी मान लिया गया, जबकि हम 14 के पहले इन लोगों पर व्यंग लिखते थे, और ये जब चले जाएंगे जो नए आएंगे उनके लिए भी लिखेंगे। मेरी इमेज तो ऐसी बना दी मोदी विरोधी की कि अगर मैं कह दूं कि मोदी जी विकास के दम पे दोबारा जीत के आए हैं, तो भक्त लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ फैलाते हुए। लेकिन मैं सहज रहता हूं। ये नौजवानों से भी निवेदन करता हूं, सोशल मीडिया पे एक आईटी सेल बैठी है जो आपको होमवर्क देने का काम करती है, उनके जाल में मत फंसो। दरअसल मोदी जी और उनके लोग दो तरफा काम कर रहे हैं। अपने आईटी सेल वालों को होमवर्क देते हैं जो विरोधियों को होमवर्क देते हैं। ये कश्मीर फाइल और ये सब उसी होमवर्क के हिस्से। जो 18-20% उनका हार्डकोर वोटर है वो जानते हैं इसको टाइम टाइम पर होमवर्क नहीं दिया तो ये शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य की बात करने लग जाएगा, महंगाई और बेरोजगारी की बात करने लग जाएगा। तो आप उनके चक्करों में फंसे नो। ये सब मैं नहीं फंसता हूं। ये संकट है आइडियोलॉजी का, विचारधारा का संकट है, और इस देश में कोई संकट नहीं है। जैसे आप शुद्ध कांग्रेसी हैं तो अंतिम दम तक लड़ोगे, जीवन के उतार चढ़ाव जो भी आए। जैसे अशोक गहलोत जी 24 कैरेट कांग्रेसी हैं, वो अंतिम समय तक लड़ते हैं, हमने उनको देखा है। अपनी आइडियोलॉजी से समझौता नहीं करना चाहिए। अभी तो मैं पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में था, सामने एक विधायक बैठे थे, मैंने पूछ लिया, मैंने कहा जी कांग्रेस में हो क्या? बोलो नहीं बीजेपी में है, कांग्रेस में घंटे भर पहले थे। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। और एक चीज और आप देखो कि बीजेपी इतना सब कर रही है, इतनी देश की, दुनिया की बड़ी पार्टी अपने आप को मानती है, फिर भी आपकी पार्टी में कितना तोड़फोड़ करती रहती है। इसका मतलब उनका कॉन्फिडेंस लूज है, ये मान करके चलो आप। थोड़ा सा मीडिया अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। मीडिया के बंधु यहाँ हैं, मैं उनसे माफी चाहता हूं, हालांकि ये काम उनको करना चाहिए। अखबार अब 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं। गलती इनकी नहीं है, इनकी कलम जेब में रख दी और कैमरे कंधे पे लटका दिए और हाथ पीछे बांध दिए, वरना एक जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो छोटे छोटे पत्रकार हैं, ये बड़ा काम कर सकते हैं। असली काम वो खेल कर रहे हैं जिनको राज्यसभाओं की मेंबरी चाहिए, जो बड़े बड़े मीडिया हाउस चलाते हैं। लोग डर के मारे बोल नहीं पाते, ये बातें कवि कहते हैं। अखबार 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं, बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और रोज नए निकलते हैं।
एक दिन तो अखबार के दफ्तर से दो लोग आगे बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ, क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज। और जो मैंने जवाब दिया, 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपया चाहे 1 की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाया कर। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोलो संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, जी आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता है, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। जिस मीडिया को जनता के लिए मोमबत्ती होना था वो सत्ता के लिए अगरबत्ती हो गया। प्रधानमंत्री कदम ताल भी करते हैं तो मीडिया वाले उसको मार्च पास्ट बताते हैं। टेलीविजन पे आप प्राइम टाइम पे बहस देखते हो, 4 जन बहस आते हैं, जैसे अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे। एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। और व्यंग पर आपकी दाद उठेगी, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। समय इनसे हिसाब लेगा, समय सबसे हिसाब लेगा, चाहे वो पुतिन का रशिया हो चाहे हिंदुस्तान का रंग रशिया, समय सबसे हिसाब लेगा। ये प्रजातंत्र का हाल देखो, चाय पर चर्चा, गाय पर चर्चा, 1 किलो नमक मिला तो वोट दे दिया, 5 किलो अनाज मिला तो वोट दे दिया। लोगों की दृष्टि कितनी संकुचित हो गई, हमारा नागरिकता बोध कैसे खो गया। कवियों की उपस्थिति में भाई जगदीश जी यहां बैठे हैं। महाभारत का एक प्रसंग है, धर्मवीर भारती का नाटक है अंधा युग, उसमें एक जगह प्रसंग है, युद्ध का 18वां दिन है। धृतराष्ट्र और गांधारी बैठे संजय का इंतजार कर रहे हैं कि वो आकर के बताए कि दुर्योधन मारा गया या बचा। अचानक 2 प्रहरी देखते हैं जो पहरा लगा रहे थे कि वातावरण भयानक हो रहा है और अंधकार बढ़ता जा रहा है। एक प्रहरी ने प्रश्न किया और जो दूसरे ने उत्तर दिया वो इस देश काल वातावरण का सच है। तालियां बजाना, फिर एक रचना शुरू करूंगा। अंधकार बढ़ रहा, भयावता बढ़ रही है, तो एक प्रहरी ने दूसरे से कहा, बोलो जरा देखना तो ये अंधेरा कैसे बढ़ रहा है। तो दूसरा प्रहरी बोला, अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे। भाई वाह 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 वाह। तो ये चीजें भी बदलेंगी, इसलिए आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। माताएं बहनियां बैठी हैं, उधर दुर्गादान सिंह जी पढ़ रहे थे तो बच्चे बड़े हो हुल्ला कर रहे थे। देखो एक समय ऐसा था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था, जब तक अक्कल दाढ़ नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते हैं तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता था, भले ही वो उबासी मुझको देख करके ले रही होती थी। और एक निवेदन कर दूं, प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकती। बात अच्छी लगे तो महिलाओं को ताली बजानी है, पुरुषों की तो खिलाफ बोल रहा हूं। प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता बदल ही नहीं सकती। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी औरत मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। लेकिन इतना भी तय है कि शादी होते ही प्यार का बुखार उतर जाता है। वो चिल्लाने वाले नौजवान सुन ले, जैसे ही ब्याह की कुनेन खाई प्यार का मलेरिया गायब। मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया, प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे। और तालियां तो इस बात पर बजाओगे, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है। शादी के 3 दिन बाद मिला, मैंने कहा नया नया प्रेम विवाह किया, पत्नी को लेकर सिनेमा जा, सैर सपाटा करके मंदिर मंदिर भटकता है। बोले भाई साहब सुना है जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढना है। जब ब्याह शादी हो जाएगी तो इन सब की अक्ल आ जाएगी। एक कैसेट बज रहा है, डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतरराष्ट्रीय कारणों से गिर गया, भ्रष्टाचार महंगाई के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। तो ऐसी चीजों को सीरियसली मत लिया करो, उसका मर्म जनता जानती है। लोग कहते हैं कि साहब पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट, लाल किले से भी झूठ बोला जा रहा है। बड़े विद्वज्जन यहां बैठे हैं, उर्दू अदब के लोग बैठे हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने बड़ी मार्के की बात कही है, बोले पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट, लाल किले से भी झूठ बोला जा रहा है। तो यूसुफी साहब ने लिखा है
कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ये जानते हो कि ये झूठ है, तो ये गुनाह नहीं है। जब सारा हिंदुस्तान सब जान रहा है तो काहे को माथा लगाना। लेकिन आप लोगों की एक बात माननी पड़ेगी जो मुझे अच्छी नहीं लगती, एक आदमी को टारगेट बहुत करते हो आप। भाई मोदी जी के हाथ धो के पीछे पड़ गए और कुछ नहीं तो उनकी डिग्री पे सवाल उठा दिए। जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो गया और धरती के चक्कर काट रहा है, फिर क्यों डिजाइन पे बहस कर रहे हो? हालांकि बाद में उनकी पार्टी के दो बड़े लोगों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की डिग्रियां दिखाई, तब जाकर इन विरोधियों के मुंह बंद हुए कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ एमए कर रखा है बल्कि बीए भी कर रखा है। और अभी ये राज बिहारी गौड़ पूछ रहे थे, बोले क्यों भाई साहब, जब प्रधानमंत्री इतने पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक भी करी रखी होगी। मैं एक रचना आपको सुना देता हूं, छोटी सी रचना। स्वागत है। रचना का शीर्षक है मन की बात। एक शब्द से किस तरह व्यंग निकलता है, मोहब्बत चाहता हूं आपकी, देखिए। शरद जोशी जी, केपी सक्सेना जी व्यंग पढ़ते थे, मैं उसी परंपरा का निर्वहन करता हूं। मन की बात। कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है। वाह। एक आदमी ताली बजा रहे हैं, आप भी रहने दो। नहीं ऐसे लगता है ना पूरी भीड़ का लोड अकेले आदमी पे आ गया। यूं तो बात काम की हो या मन की होती, दोनों बात ही है, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव टू व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी कार हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। मन की बात एक तरफा होती है, जैसे देवता वगैरह मूड आने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों की बजाय कान फैलाने होते हैं। अब व्यंग तक पहुंचेंगे आप। मन की बात के साथ विषय का लफड़ा नहीं होता। पता नहीं मोदी जी किस सब्जेक्ट पे बात शुरू कर दें। विषय का लफड़ा नहीं होता, यानी कि मन की बात बिना विषय की होती है क्योंकि वह मन की बात होती है। यदि मन की बात भूले भटके किसी विषय पर आ भी जाए तो कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही है। काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी। पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं कि वाह मजा आ गया, फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। काम की बात सुनी न जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाएं तो बात कोरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात बन जाती है। और बारीक व्यंग देखना आप, शायद जगदीश जी भाई साहब पहली बार सुन रहे होंगे। वैसे सुनने वाले न मिले, ध्यान दें, और व्यंग अच्छा लगे तो मुझे दाद दें। वैसे सुनने वाले न मिले तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। वाह 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 वाह। और व्यंग अगली पंक्ति में है, आपके हाथ खामोश न रहे। दीवारों के भी कान होते हैं, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं। वाह। मन की बात अक्सर शुरू यहां से होती है, भाइयों और बहनों। बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची है। काम की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है कि तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए। यह अलग बात है कि लगातार मन की बात करते रहने वाले से फिर लोग उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात भी करेगा। वाह 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 वाह। समापन की ओर बढ़ता हूं, समय की अपनी सीमाएं हैं। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे कक्का बारखड़ी सिखाते हैं। अब ध्यान से सुनना। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे कमल नल पर चल, कमल झटपट चल,
कमल झटपट नल पर चल। ऐसी मजेदार मन की बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है। सुनने वाले प्रेरित हो, खुद को कमल मानकर उठते हैं, मटका बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। और अब व्यंग पर आपकी तालियां चाहूंगा। वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय, नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, अर्थात नल तो कमबख्त खुद मन की बात कर रहा है। वाह 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 वाह। देखो कितना खूबसूरत व्यंग वाह, समझ रहे हैं, वाह, सुन रहे हैं। वाह, वाह। श्रोताओं के इस रिएक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला तुरंत अपनी अगली मन की बात शुरू कर डालता है। कमल घर पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट घर पर चल। मन की बात करने वाला अनजाने में भी मन काम की बात नहीं करता। वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे, तो फिर मन की बात कौन सुनेगा। वाह 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 वाह। अतः अंत में मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग। वाह वाह। ऐसी रचना मैं आपको सुना करके जा रहा हूं जो YouTube पे बहुत लोगों ने सुनी होगी। थोड़ा सा आप धैर्य रखेंगे, इससे अच्छा मैंने आज तक लिखा नहीं है। हम तकनीक के दौर में जी रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने भौगोलिक सीमाएं कम कर दी, आदमी से आदमी को दूर कर दिया, और अब तो आदमी खुद से भाग रहा है, खुद से दूर हो रहा है। वो समय याद करो जब जीवन में सुविधाएं कम थी तो सुख बहुत था, संघर्ष था तो रोमांच भी था। वहीं से मैंने एक रचना निकाली, वे भी क्या दिन थे। पुराने जमाने के जो विरोधाभास थे उनका आनंद लें। बहुत अच्छा आप सब लोग सुन रहे हैं। वे भी क्या दिन थे, ताली वाली नहीं बजे, कोई खास बात नहीं, आप तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं। वे भी क्या दिन थे, वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। पूरे रंग में आ जाओ आप। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं और परिवार में बोलचाल बंद है। वाह 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 वाह। तब मोबाइल तो क्या, लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। खान पान शुद्ध था और याददाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को साथ साथ पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौज होने पर दूसरों की भी। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और एक कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे। वाह 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 वाह। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था, और एक पंक्ति ऐसी आएगी जिस पर आप तालियां रोक नहीं पाएंगे। व्यंग देखें, बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। कई प्रकार के खेल कूद थे। अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चले गए। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर दिया। जो चैनल खोलो क्रिकेट। एक दिन तो मैं भी टाइम पास के लिए देख रहा था, तो कमेंटेटर ने बड़ी ऊंची फेंकी कि जब से धवन और कोहली ने मूछें रखी हैं तब से धुआंधार परफॉर्म कर रहे। मेरे उस दिन समझ में आई कि दुनिया में महिला क्रिकेट क्यों पिछड़ा हुआ है। अब अपना जवानी बचपन याद करो। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था, बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग। फील्डर भी यही 2 होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को ही लानी पड़ती थी। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा यह गेंद का मालिक तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था। अब आपकी तालियां उठेंगी। तत्पश्चात गेंद लाता था। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता था। हम आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे, जिसमें बेकाबू टेक्नोलॉजी और मिल गई। उसने विकास तो किया लेकिन कीमत ज्यादा ले ली। बड़े लोग यहां बैठे हैं, बचपन जवानी याद करो, 2 जोड़ी कपड़े होते थे,
एक पहन लिया, दूसरा धो के सुखा दिया, वो भी परिवार में किसी की बड़े फिट, भाई के फिट करा लिए, चाचा जी के फिट करा लिए। प्रेस भी तकिए के नीचे दबा के करते थे। आज वार्डरोब अलमारी कपड़ों से भरी रहती है और आदमी आधे घंटे तक तय नहीं कर पाता कि इस पैंट के साथ कौन सा शर्ट मैच करेगा। ये जो जीवन में खोखला अपनाया है, यही इस आवारा पूंजीवाद और बेकाबू टेक्नोलॉजी की देन है। तब मैं कहना चाहता हूं, लोग भूखे उठते तो थे किंतु भूखे सोते नहीं थे। महंगाई बिल्कुल नहीं थी, ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था। और सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा ले कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती थी। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। वाह वाह। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी। गांव गांव में रामलीलाएं होती थी। समय सबका हिसाब लेता है। भले आदमी आडवा, आज समझ में आ गया ना कि राम किसी मठ में नहीं घट में रहते हैं। इनको भी समझ में आएगा। एक सिस्टम है जो आदमी का इस्तेमाल कर रहा है। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही किया करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गतरात ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे बाली और सुग्रीव साथ साथ ताशपत्ती खेल रहे। शूर्पणखा मंथरा के लिए चाय बना रहा है और हर पुरुष की जो घर में औकात है, चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है। यहीं आकर के मंजिल का पता मालूम होता है। वो मोदी जी ने भी एक ही बार ऊंची छोड़ी थी कि मेरा सीना 56 इंच का है। मैं कहा भैया, शादी करके पत्नी को भूलने की सुविधा होती तो हमारा भी इतना ही होता। लोग पैदल चलते थे और पद यात्राएं करते थे, जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देती थी। कारें मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे। याद आती है वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है। उनकी स्पीड का तो यह हाल था कि घंटे आध घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते थे। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था, उतरने में उससे अधिक आता था। यात्री काठ की सीटों पर काठ के उल्लू बने बैठे रहते थे। और भारतीय मनुष्य का मनोविज्ञान देखना और पकड़ लो तो मुझे बताना भी। यात्री काठ की सीटों पर काठ के उल्लू बने बैठे रहते थे। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल। लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे। डफली वालों को पैसा देने का वक्त आता था तब फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे। और अगली पंक्तियों पर फिर आप तालियां रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि यात्री को सामान की भी स्वयं ही रक्षा करनी होती थी। अतः खाली हाथ चढ़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते थे। और समापन की ओर बढ़ता हूं। चिट्ठी पत्री का दौर था। एसएमएस ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। हमारे एक बड़े शायर है उदय प्रताप सिंह जी, जो समाजवादी पार्टी के सांसद भी रहे। उनका एक शेर है कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकालकर। चिट्ठी पत्री का दौर था। एसएमएस ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। पत्रों में व्याकरण अशुद्ध होते हुए भी आचरण शुद्ध होता था। मैंने तो स्वयं कई बार अपने पिताजी को चरण स्पर्श की जगह आशीर्वाद लिखा है। खत लिखता हूं खून से स्याही न समझना, अर्थात प्रेम पत्र लाल स्याही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रिवाज तब भी था। परिणाम भी वैसा ही निकलता था। जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिख लिख कर कबूतर उड़ाए थे, आज बेचारे शादीशुदा और तोते उड़े हुए। शादी से याद आया, तब शादियों में व्यर्थ का धूम धड़ाका और दिखावा नहीं होता था। बस 2-4 बाराती बैंड पर बजती बीन की धुन पर नागिन डांस दिख कर लेते थे, क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रुमाल ही 2-4 बारातियों के पास होते थे। और इस लेख का महत्वपूर्ण बंद है, समापन कर रहा हूं। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। कुछ भी कहो साहब, प्रधानमंत्री की मन की बात से रेडियो के तो अच्छे दिन आए। पहले बार जब मोदी जी ने रेडियो पे बात की मन की, तो राष्ट्रपति ओबामा ने अमेरिका से बधाई दी कि मोदी जी आज तो आपको रेडियो पे देखा।
वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले ही बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। याद आते हैं अमीन सयानी का बिना का गीतमाला, जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देवकीनंदन पांडे और रामानंद प्रसाद सिंह के समाचार। और अब आपकी दाद मिलेगी, गर्दन झुकाकर बीबीसी तो ऐसे सुनते थे जैसे आज बीबीसी सुनते। अंतिम पंक्ति में पढ़ रहा हूं, समापन पर तालियां बजा देना, वरना इसको फिर शुरू कर सकता हूं। सच है, ये पंक्ति साथ रखना, बच्चों को सुनाना। हमने क्या खो दिया, कितनी कीमत दे दी। सच है, गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है। तब हमारा जीवन कछुए की तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं। अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं रहा।